कैसे बन गया एक भिखारी रातों रात 1200 करोड़ का मालिक? क्यों एक अमीर बिजनेसमैन ने करवाई अपनी खूबसूरत बेटी की शादी झोपड़पट्टी में रहने वाले एक गरीब से? और जब उस गरीब की हकीकत पता चली तो क्यों डर कर कांपने लगे शहर के अमीर लोग? मेरे पति नहीं होते ना, मेरे फ्रेंड्स के पति उन्हें डायमंड रिंग, आईफोन देते हैं और तुम ये 10 रुपए का फूल दे रहे हो मुझे? हाँ, तुम्हें तो पति कहते हुए शर्म आती है मुझे। मूव। अनिका ने अपने पापा के कहने पर नक्श से शादी तो कर ली थी, मगर जब उसे पता चला कि उसका पति कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं बल्कि झोपड़पट्टी में रहने वाला एक गरीब लड़का है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर अनिका ने ये शर्त रखी थी कि घर के बाहर किसी को पता न चले कि नक्श उसका पति है। नक्श उस घर में घर जमाई बनकर रहता था, लेकिन वो सिर्फ एक नौकर ही था। सब उसे जलील करते रहते। ना तो उसे घर में ठीक से खाने को मिलता था, ना ही उसके लिए कोई कमरा था। कभी कालीन पर तो कभी वो कुत्तों के कमरे में सो जाता। अनिका ने अपने दोस्तों को बता रखा था कि उसकी शादी विदेश जाकर हुई है और उसका पति लंदन में एक बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन जब अनिका के दोस्त उसे अपने हस्बैंड्स के दिए हुए महंगे महंगे गिफ्ट्स दिखाते तो वो जल भुनकर राख हो जाती। वैलेंटाइन आने वाला था और नक्श अनिका के लिए रेड रोज लाया था, जो उसने लेने से मना कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। मुझे वैलेंटाइंस पर एक महंगा गिफ्ट चाहिए जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपए हो। मैंने आज तक इतने पैसे देखे भी नहीं है। इतना महंगा गिफ्ट कहाँ से ला कर दूंगा? तो ये तुम्हें मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। एक मर्द होकर अपनी बीवी की डिमांड्स भी पूरी नहीं कर सकते। 2 दिन बाद वैलेंटाइन के दिन नक्श अनिका के पास आया और उसे एक गिफ्ट बॉक्स दिया। अनिका ने बुरा सा मुंह बनाकर उस डिब्बे को खोला और जैसे ही उसने अंदर का गिफ्ट देखा तो उसके होश उड़ गए। ये तो जिमी शू के सैंडल्स हैं। ये तो 10 लाख के आते हैं। ये तुम कहाँ से लाए? वो दरअसल ये ओरिजिनल नहीं है, बल्कि उसी महंगे सैंडल्स की कॉपी है। मैंने मार्केट से खरीदी है। ये नकली है। नकली? अनिका ने बुरा सा मुंह बनाकर उन सैंडल्स को अपने कमरे में रख दिया, पर सैंडल्स की क्वालिटी देखकर अनिका को नक्श पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि वो सैंडल्स एकदम ओरिजिनल लग रहे थे। एक्चुअली आप मिस्टर भानुशाली के दोस्त हैं? मिस्टर भानुशाली? मतलब भानुशाली इंडस्ट्रीज के मालिक? पर उन्हें तो आज तक किसी ने नहीं देखा। बड़े बड़े लोग उनसे बात भी नहीं कर सकते। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, पर तुमने ऐसा क्यों पूछा? मैम, आपके हाथ में ये जो बैग है ना, ये जिमी सैंडल का बैग है। मैं आए? हाँ। ये स्पेशल एडिशन सैंडल है मैम। इसकी कटिंग, इसका डिजाइन, इसका लोगो नकली बनाना इम्पॉसिबल है। ये इंडिया में कल दूसरा पीस ही बिका है जो मिस्टर भानुशाली ने खरीदा है। क्या नक्श ही है मिस्टर भानुशाली, या नक्श ने चुराए हैं ये सैंडल्स? कहाँ से आए हैं ये लाखों के सैंडल्स बेरोजगार नक्श के पास? क्या है नक्श की असलियत? अगर वो इतना अमीर है तो क्यों रहता है अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर? ये सब कुछ अब अनिका के दिमाग में चल रहा था, पर उसे विश्वास था कि कुछ न कुछ जुगाड़ करके नक्श ये सैंडल्स उसके लिए लाया होगा। कुछ दिन बाद अनिका उस सैंडल्स को भूल गई।
एक सुबह नक्श घर के लिए सब्जी लेने बाहर गया था। तभी अनिका जल्दी रेडी होकर घर के हॉल में आ गई और गुस्से से चिल्लाने लगी। मम्मी, नक्श कहाँ है? ये आदमी ना हमेशा काम के समय गायब हो जाता है। मैं सोच रही थी इसे अपने ऑफिस लेकर चलूं आज, पर ये महाशय तो घर पे है ही नहीं। नक्श, कहाँ थे तुम? वो सब्जी। मैं आज तुमको आखिरी मौका दे रही हूँ, मेरे साथ ऑफिस चलो और वहां कुछ काम कर लो। यहाँ घर बैठे बैठे तुम काम चोर बन गए हो। अभी चलो, तुम्हारी वजह से वैसे ही मैं लेट हो चुकी हूँ। मेरा बैग लेते आना। ये सब लेकर आओ। हाय विहान। यार अनिका, कहाँ रह गई थी तुम? पता है 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। I'm so sorry विहान। कुछ लोगों के कारण घर से निकलने में देर हो जाती है। अब इसमें सॉरी की क्या बात है? खैर, ये देखो अनिका, भव्य साची का लहंगा तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये वही लहंगा है जो दीपिका ने अपनी शादी में पहना था। तुम्हें अपनी फ्रेंड की वेडिंग पे जाना था ना, अब तुम ये वहीं पहनना। वाह विहान, ये तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ, ये बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच फॉर योर गिफ्ट। इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम्हारे सामने ये कुछ भी नहीं। मैंने अपने दोस्त से सीधा बोल के इसे डिजाइन करवाया। पूरे 20 लाख का है ये लहंगा। ओह माय गॉड, 20 लाख! विहान, मुझे बिल्कुल यही लहंगा चाहिए था। अब देखना, शादी में सिर्फ मेरी चर्चे होंगे कि अनिका ने भव्य साची का लहंगा पहना। सही कहा। और वैसे भी तुम कोई सेलिब्रिटी से कम हो क्या? विहान अनिका को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। अनिका, ये लहंगा नकली है। क्या? ये ओरिजिनल की कॉपी है। ये क्या बक रहे हो तुम? और तुम्हारी हालत देख के तो लगता है कि तुम्हारे पास शर्ट खरीदने के पैसे नहीं है। कभी भव्य साची का नाम भी सुना है और इसे नकली बता रहे हो? ओरिजिनल लहंगे में सिल्क यूज होता है। इसका फैब्रिक भी अलग है और डिजाइन भी अलग है। दूसरी बात, इसमें भव्य साची की जो स्पेलिंग है, पहला लेटर कैपिटल में है। असली लहंगे में सब स्मॉल में होते हैं। इस तरह के नकली लहंगे शहर में 5-5 हजार के बिकते हैं। अनिका ने जब ध्यान से देखा तो वो सच में नकली लहंगा निकला और ये देखकर विहान भी चुप हो गया और अपनी सफाई में कहने लगा। मुझे लगता है मेरे दोस्त ने मुझे झूठ बोला है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम्हारे लिए ओरिजिनल भव्य साची का लहंगा बनवाया था। अनिका, मैं भला तुम्हें नकली लहंगा क्यों दूंगा? मुझे जाना है, मुझे कुछ काम। अनिका, मैंने तुम्हें आज तक कोई सलाह नहीं दी, पर आज कह रहा हूँ, ये आदमी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नकली और सस्ते गिफ्ट्स ला कर दे रहा है। ऐसे आदमी से तुम्हें बात भी नहीं करनी चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन मैं तुम्हारे लिए असली और ब्रांडेड गिफ्ट्स लाऊंगा और उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया। 2.5 साल की शादी में पहली बार अनिका को ऐसा लग रहा था कि नक्श उसकी फिक्र कर रहा है, उसे बुरे लोगों से बचा रहा है। नक्श का ये रूप देखकर अनिका चौंक गई थी। आज पहली बार अनिका के मन में ये सवाल उठा था, क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? ये क्या सोच रही हूँ मैं? विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, अमीर है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, हमारी कंपनी का मेन इन्वेस्टर। नक्श की इस हरकत की वजह से अगर विहान मेरी कंपनी से बैकआउट कर गया तो क्या होगा? नक्श की वजह से मैं मेरी इतने सालों की मेहनत को जाने नहीं दे सकती। मुझे नक्श की नहीं, मुझे विहान की जरूरत है। ऐसा सोचकर अनिका को नक्श पर और गुस्सा आने लगा। नक्श, ये क्या पागलपन है? हाँ, तुम्हें इतना हक किसने दिया है कि तुम मुझे अपनी बेतुकी सलाह दे सको? Shut up! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी गलती थी कि तुम्हें यहाँ पर लेकर आई। अब तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। Just leave! रुक! जाता कहाँ है? सुनना ही नहीं देता क्या? कब से आवाज दे रहा हूँ? बह रहा है क्या? तूने मेरे ही सामने मेरे गिफ्ट का मजाक कैसे उड़ाया?
अगर तू खुद को भी बेच देगा ना, तब भी वैसा गिफ्ट नहीं खरीद पाएगा। दूसरी बात, तुझे तेरी औकात पता होनी चाहिए। साले गरीब फटीचर घर जमाई मुझसे जबान लगाते हैं। नक्श अभी भी सबके सामने हंगामा करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब कोई आपकी खामोशी का फायदा उठाने लगता है तो बोलना जरूरी हो जाता है। पहली बात, जो पीछे खड़ी है ये मेरी बीवी है, तो अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो। दूसरी बात, मेरी बीवी को तुम जैसे इंसान से गिफ्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद लाकर दे सकता हूं। तो अपनी ढोंगी दिखावा बंद कर। और हाँ, तीसरी बात, जब जेब में नोट ना हो तो चिल्लर बजाकर दिखावा नहीं करते। इसी के साथ नक्श ने विहान को एक बाजू धकेला और ऑफिस से बाहर निकल गया। तमाशा खत्म होने के बाद अनिका भी ऑफिस के अंदर चली गई। अनिका गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसकी जलती आंखों के सामने सिर्फ नक्श का चेहरा घूम रहा था और वो जितना नक्श के बारे में सोच रही थी, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। हेलो, मैं आप ही के कॉल का वेट कर रहा था। आज मैंने तुम्हारी मीटिंग एक खास इंसान से फिक्स की है। एड्रेस मैसेज कर दिया है और मैं चाहता हूं कि तुम एक बार उनसे मिल लो। ये 200 करोड़ की डील है और जब तक आप ये डील फाइनल नहीं करेंगे तब तक हम ये प्रोजेक्ट नहीं लेंगे। ठीक है, मुझे किसी से मिलने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उससे पहले आपको मेरी 2 और शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे आज के आज भव्या साची का लहंगा चाहिए जिसकी कीमत 1 करोड़ हो, और दूसरी मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ये शर्त भी उतनी ही खास है। और हाँ, काम हो जाना चाहिए। ओके। फोन रखते ही नक्श ने देखा कि उसे व्हाट्सएप पर एक एड्रेस आया था। वो एड्रेस गोल्डन पार्क सोसाइटी का था, जहां उसे मीटिंग करने जाना था। गोल्डन पार्क सोसाइटी सूरत ही की नहीं बल्कि गुजरात की सबसे लग्जूरियस सोसाइटीज में से एक थी। लेकिन नक्श किससे मिलने जा रहा है, इस बात की उसे कोई जानकारी नहीं थी। नक्श टैक्सी को पकड़कर गोल्डन पार्क सोसाइटी की तरफ निकल गया। उस सोसाइटी में सूरत के ही नहीं बल्कि गुजरात के सबसे अमीर लोग रहते थे। शहर के अमीर लोग वहां आया जाया करते थे। नक्श जैसे ही अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा तो उसके पुराने कपड़े, पैर में चप्पल देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे गेट के बाहर ही रोक दिया। ए फटीचर, कहाँ गुस्सा चला आ रहा है? वो मुझे अंदर जाना, मेरी मीटिंग है। अबे साले, झूठ बोलने से पहले ये तो देख लेता कि तेरी हालत क्या हो रखी है। ये गोल्डन पार्क सोसाइटी है, यहाँ शहर के लोग अपनी बड़ी बड़ी कारों में आते हैं और तू भिखारी यहाँ भीख मांगने घुसा आ रहा है। मैं तुझ जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। चल भाग यहाँ से, चल। ऐसा कहकर गार्ड ने नक्श को जोर से धक्का दे दिया, जिससे नक्श वहीं सड़क पर गिर गया और एक महंगी कार के सामने आ गया। उस कार ने तेजी से ब्रेक लगाए और नक्श गाड़ी के नीचे आने से बच गया। वो कार किसी और की नहीं बल्कि गोल्डन पार्क सोसाइटी के मालिक मिस्टर खन्ना की थी। उन्हें सब रियल एस्टेट किंग कहा करते थे। पूरे गुजरात में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सोसाइटी उन्होंने ही बनाई थी। जैसे ही कार में बैठे मिस्टर खन्ना ने ये सब देखा तो वो उतर कर आए और गार्ड पर चिल्लाने लगे। क्या हो रहा है सब? वो भी सोसाइटी के गेट पर? हाँ? पता नहीं, सब करने से हमारी सोसाइटी की रेपुटेशन खराब होती है। देखिए ना सर, ये फटीचर अंदर घुसा चला आ रहा है। इसे रोका तो रुक नहीं रहा। नक्सर, आप यहाँ? मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपको देखा नहीं। मुझे अगर पता होता आप हैं तो मैं खुद आपको रिसीव करने आता सर। बेवकूफ, जानता है कौन है ये? हैं? तूने यहाँ सर के सामने मेरी इज्जत खराब कर दी। मैं तुझे अपनी नौकरी से निकालता हूँ। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मेरी हालत ही कुछ ऐसी है, कोई भिखारी ही समझेगा। लेकिन सर, आप यहाँ इस हालत में? मैं आपसे 4 साल पहले जब मिला था तो आप बिल्कुल अलग थे, और अब मिस्टर खन्ना, कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपको बता नहीं सकता, पर हाँ, जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। फिलहाल मुझे अंदर एक मीटिंग के लिए जाना है। मैं आपसे फिर बाद में मिलता हूँ। श्योर सर। खन्ना साहब इस फटीचर के सामने इतना गिड़गिड़ा क्यों रहे? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं इस इंसान के साथ डीलिंग कर रहा हूँ?
मैं इस इंसान के साथ कोई मीटिंग नहीं कर रहा। 200 करोड़ तो क्या, मैं इसके साथ 20,000 की भी डील नहीं करूंगा। कौन था ये इंसान जिससे डर कर छुप रहा था नक्श? क्या नक्श सच में गरीब है? तो कैसे वो 200 करोड़ रुपए की डील कर रहा है? और अगर नक्श अमीर है तो क्यों वो रह रहा है गरीबों की तरह अपने ससुराल में? क्या होगा जब अनिका को पता चलेगी नक्श की हकीकत? क्यों हुई नक्श की शादी अनिका के साथ? मिलेंगे इनसे भी कई मजेदार सवालों के जवाब। गोल्डन डोमेन सोसाइटी से बाहर आने के बाद जब नक्श ने अपना फोन चेक किया तो उसके व्हाट्सएप पर उसके एक दोस्त का मैसेज था। अबे तू कहाँ रह गया? आ रहा है ना, लेट मत कर। दरअसल आज अनिका की फैमिली गैदरिंग अटेंड करने से पहले नक्श को अपनी हाई स्कूल रियूनियन में जाना था। ग्रेजुएशन के बाद इतने सालों में नक्श पहली बार अपने किसी कॉलेज या स्कूल रियूनियन में जा रहा था। इतने सालों में नक्श अपने किसी भी दोस्त से नहीं मिला था। नक्श सोचने लगा कि स्कूल के दिनों में वो कितना खुश रहा करता था। उसकी आंखों के सामने बचपन के वो सभी पल नाचने लगे थे। सर के कार की हवा निकाल के डांट खाना और डांट खाने के बाद भी दोस्तों के साथ खिलखिलाना, दोस्तों से लड़ाई करके उन्हें रुला देना और फिर उसके बाद जब दोस्त गुस्सा होकर बात करना बंद कर दे तो उसे जाकर सॉरी बोलना। बचपन भी कितना मासूम था। नक्श को इस समय स्कूल में की हुई सारी मस्ती याद आ रही थी। उसे यह भी एहसास हो रहा था कि वो दुनिया इस दुनिया से कितनी अलग थी। किताबों का बोझ कंधों पर होने के बावजूद भी वो जिंदगी कितनी खुशनुमा थी। नक्श को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना जल्दी बड़ा हो गया है। दोस्त कंपटीशन करना, स्कूल भी जैसे अपने आप में ही एक पूरा संसार था। न दुनिया का डर था और न ही दुनिया से लड़ने की ख्वाहिश थी। नक्श इन ख्यालों के साथ अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अचानक कुछ याद आया और उसने मन ही मन कहा, आज अगर शिवानी वहां हुई तो? दरअसल शिवानी वो लड़की थी जिसे नक्श स्कूल के दिनों में पसंद करता था और उसके करीब जाने के लिए उसने काफी पापड़ भी बेले थे। नक्श के सारे दोस्त उसे शिवानी के नाम से चिढ़ाते भी थे, लेकिन एक रिजेक्शन के बाद नक्श के दिमाग से शिवानी का सारा भूत उतर गया था और उसने दोबारा कभी शिवानी के करीब जाने की कोशिश नहीं की थी। यही वजह थी कि स्कूल वाले प्यार की ये कहानी स्कूल खत्म होने के साथ ही खत्म हो गई थी। स्कूल के बाद एक दो बार नक्श ने शिवानी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने की भी कोशिश की थी, पर अनिका से मिलने के बाद उसकी ये खोज खबर भी खत्म हो गई। हालांकि अब शिवानी के लिए नक्श के दिल में कोई जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दोबारा शर्मिंदा होने से बचना चाहता था। रीयूनियन के बारे में सोचकर नक्श को शिवानी से मिलने का डर तो था ही, पर वो रीयूनियन पार्टी के लिए लेट नहीं होना चाहता था। उसे जल्दी से जल्दी तैयार होकर पार्टी के लिए निकलना था। अब नक्श पहले वाला नक्श नहीं रहा था। भले ही वो अभी ऑटो से ट्रैवल कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आ गया था। वो अपने आप को पहले से अच्छा महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ अंजी कॉर्पोरेशन में अनिका मीटिंग रूम से बाहर आ रही थी। वो काफी सीरियस लग रही थी, जैसे मानो कंपनी के रिजल्ट्स में कोई सुधार ना आया हो। उसने कुछ एम्प्लॉइज को बातें करते हुए सुना और वो सब लोग नक्श के बारे में ही बात कर रहे थे। ये देखकर अनिका की आंखें बड़ी हो गई। उसके ऑफिस के एम्प्लॉइज ऑफिस टाइम में काम न करके रिसेप्शन में गप्पे मार रहे थे। वाकई में अनिका ने अपने एम्प्लॉइज को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी थी। उसने देखा कि कुछ फीमेल एम्प्लॉइज नक्श और अनिका की बातें कर रहे हैं। दुनिया में इतने अजीब आदमी भी होते हैं ना। तेवर तो देखो इसके, करता धरता कुछ नहीं है। आ गया यार हमारी मैडम को गुस्सा दिलाने। अरे मुझे तो लगा मैडम ने इसे छोड़ दिया होगा, लेकिन ये आदमी तो मैडम के सर पर चढ़ने नाचने लगा है। कभी कभी तो मुझे लगता है इन दोनों की शादी कैसे हो गई, और शादी को तो छोड़ो, इन लोगों के डिवोर्स क्यों नहीं हुए। मुझे तो ये देखकर और भी ज्यादा हैरानी होती है। मैं आज ऑफिस थोड़ी जल्दी आ गई थी, तो मैंने उस आदमी को मैडम के पीछे पीछे कैबिन में जाते देखा। पहले तो मुझे लगा कि शायद नौकर होगा। बाहर आते समय उसके तेवर ही अलग थे, और हाँ, विहान सर के लाए हुए हीरे के हार को भी वो नकली बता रहा था, और ऊपर से मैडम से प्रॉमिस कर रहा है कि वो असली वाला डायमंड का नेकलेस लाके देगा। मुझे तो समझ नहीं आता उसने अपनी जिंदगी में हीरे देखे भी होंगे जो फालतू में जौहरी बन के घूम रहा है। अरे तुम लोगों को याद है 1 साल पहले वो आदमी अपने ऑफिस में आया था अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेके,
ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने टूटे हुए स्कूटर को बना नहीं पा रहा है और आज जौहरी बनकर हीरे की परख करने चला। वाह भाई वाह, इस दुनिया में कितने झूठे लोग हैं। और मैडम के आदमी को तो झूठे नंबर 1 का टैग दे देना चाहिए। अरे यार कोई नहीं, झूठ बोलकर अपने दिल को तसल्ली दे रहा है बेचारा, और तुम लोग उनके पीछे पड़े हो। ये बोलने के बाद उमा भी खिलखिलाते हुए हंसने लगी और उमा के साथ साथ वहां बैठे बाकी लोग भी ठहाके लगाकर हंसने लगे थे। तभी अचानक से उमा ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अनिका पीछे ही खड़ी थी, उनकी सारी बातें सुन रही थी। अचानक से अनिका को देखकर सभी लोग शॉक्ड रह गए थे। इससे आगे बोलने की हिम्मत उमा के पास भी नहीं थी। अनिका ने कुछ भी नहीं कहा। उसकी तीखी नजरें ही सबको डरा देने के लिए काफी थी। जैसे तैसे मौका पाकर उमा भी वहां से निकल गई और सभी के वहां से जाने के बाद अनिका भी अपने दिल में गुस्सा भरकर चुपचाप वहां से निकल गई थी। जब अनिका अपने केबिन में गई तो उसके लिए अपने गुस्से को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उसने अपने हाथ में पकड़े कॉफी मग को पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। ऐसा अक्सर होता रहता था, इसलिए ऑफिस में काम करने वाले लोगों को इसकी आदत हो गई थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने एम्प्लॉइज को अपने बारे में बात करने से रोके। हर बार तो वो किसी के पीछे जाकर उन्हें धौंस नहीं दिखा सकती थी। उसकी कंपनी में इतने सारे काम करने वाले हैं, किस को रोकेगी अनिका? ये सोचकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ नक्श उसकी आंखों में चुभता जा रहा था। मुझे लगता था मैं आपकी सबसे प्यारी बेटी हूँ। आप जिसको भी मेरे लिए चूज करोगे सोच समझ के चूज करोगे, इसलिए ना मैंने कभी किसी को डेट किया, ना मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आई। यहाँ तक कि मैंने शादी के लिए भी कोई शर्त नहीं रखी। और आपने क्या किया, मुझे इस गधे के साथ बांध दिया और मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। लोग कहते हैं कि माँ बाप ना अपने बच्चे के लिए जो भी करते सोच समझ के करते हैं, और आपने मेरे साथ क्या किया। बल्कि कभी कभी लगता है कि बस आपको एक आखिरी काम करना था, वो आपने किया, चले गए। अनिका के मन में यह भी चल रहा था। अपने दिल की बात अपने पापा के सामने रखने के बाद अनिका फूट फूट कर रोने लगी थी। जब भी अनिका नक्श की हरकतों से परेशान होती थी तब वो अपने पापा के डिसीजन पर सवाल उठाती। लेकिन आज पहली बार अनिका ने अपने पापा को एक केयरलेस पिता घोषित कर दिया था। अनिका का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया था कि वो दिन भर केबिन से बाहर ही नहीं निकली थी। पूरे समय उसके दिमाग में बस अपनी बाकी की जिंदगी की कहानी चल रही थी। दूसरी तरफ नक्श रीयूनियन पार्टी में जाने के लिए तैयार होने घर पहुंच गया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा कि चित्रा सोफा पर आराम से बैठकर टीवी देख रही है। जैसे ही चित्रा ने नक्श को अंदर आते हुए देखा, वैसे ही चित्रा ने कहा, नक्श, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चित्रा नक्श से कौन सी जरूरी बात करने वाली थी? क्या अनिका को इस बात के बारे में पता होगा? क्या चित्रा नक्श और अनिका का डाइवोर्स करवाने वाली है? क्या बदले हुए नक्श की सच्चाई जानकर अनिका को उसमें अपना प्यार दिखने लगेगा? या फिर आज की रीयूनियन पार्टी में नक्श को उसकी शिवानी मिल जाएगी? क्या नक्श और शिवानी के बीच में प्यार का सिलसिला फिर से उठेगा? क्या नक्श अनिका को छोड़कर शिवानी का दीवाना होगा? नक्श, 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 बहरे हो गए हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा? मैं कब से बुला रही हूँ। जी मम्मी जी, कहिए क्या बात है? ये देखो, तुम्हारे चेकअप के रिपोर्ट्स आ गए हैं। ये रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है और ये तो खुशी की बात है। मुझे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि कमी मेरी बेटी अनिका में है? नहीं मम्मी जी, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैं सब समझ रही हूँ नक्श, मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। तुम अपने पेरेंट्स का भी टेस्ट करवाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी अनिका को कोई भी प्रॉब्लम हो। पिछले 1.5 सालों से लगातार नक्श और अनिका आईवीएफ के जरिए टेस्ट ट्यूब बेबी करने का ट्राई कर रहे थे। आईवीएफ रिजल्ट्स देखकर नक्श अपनी सासू माँ की बातों को अनसुना करके सोच में डूब गया था। तभी चित्रा ने कहा, अरे कहाँ खो गए? जवाब दो मेरा। पेरेंट्स का टेस्ट? हाँ, क्यों? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? ये भी मैं कैसा सवाल कर रही हूँ? पैसे कहाँ से होंगे तुम्हारे पास? तुम टेस्ट करवाओ, पैसे मैं दे दूंगी। पैसे? पैसे तो अब बहुत है मेरे पास। तुम्हें समझ आ रहा है कि क्या बोल रही हूँ मैं? पैसे तो मैं भेज दूंगी, लेकिन याद रखना चेकअप हो जाने चाहिए। जी मम्मी जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है।
नक्श अब वो नक्श नहीं था। वो बहुत खुश था। उसके पापा के खरीदे हुए शेयर्स आसमान छू रहे थे और उसके दादाजी की कंपनी को सिर्फ नक्श ही संभाल सकता था। दूसरी तरफ अनिका अपने कैबिन से बाहर आई तो उसने देखा कि सारे एम्प्लॉइज फोन में कुछ देखकर हंस रहे थे। तभी एक लड़की ने कहा, यार मैं तो हंसते हंसते मर जाऊंगी। दुनिया में इतने अजीब लोग भी होते हैं भला। तेवर तो देखो इसके, करता धरता कुछ है नहीं और आ गया यहाँ हमारी मैडम को गुस्सा दिलाने। वैसे तो ये वीडियो बनाई किसने? अनिका मैम को पता चला तो उसकी खैर नहीं। आई रियली एडमायर अनिका मैम। उसके सामने तो ये आदमी कुछ भी नहीं है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि इन दोनों की शादी कैसे हो गई। और शादी तो छोड़ो, 2 साल में इनका डिवोर्स भी नहीं हुआ। मुझे तो ये देखकर और भी ज्यादा हैरानी होती है। अनिका समझ गई थी कि वो नक्श और विहान की लड़ाई की वीडियो थी। वो बिना कुछ बोले गुस्से में अपने कैबिन में चली गई। उसके मन में बस यही चल रहा था कि आखिर नक्श की वजह से उसे और कितना बेइज्जत होना पड़ेगा। तभी अनिका टेबल पर रखी अपने पापा की तस्वीर देखकर रोने लगी। क्यों पापा, क्यों कराई मेरी शादी इस नक्श से? मेरी ही गलती थी, मुझे उसको ऑफिस नहीं बुलाना चाहिए था। अब विवान भी मेरी कंपनी के साथ डील कैंसिल कर देगा। हेलो अनिका, ये नक्श को क्या हुआ है? अब क्या हुआ मम्मी? मैं उससे बात कर रही थी लेकिन वो मेरी बातें सुन ही नहीं रहा था। पता नहीं बिना किसी बात के हंस रहा था और अभी ये कहकर चला गया है कि उसे कुछ जरूरी काम है। मम्मी मेरे पास नक्श के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं आपसे घर आकर बात करती हूँ। फोन रखते ही यहाँ अनिका नक्श के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ नक्श पहुँच गया था अपनी स्कूल की रियूनियन पार्टी में, जहाँ उसकी नजर अपने स्कूल फ्रेंड हर्ष पर गई। आखिर तू आ ही गया। अब तुम लोगों से मिलने तो मुझे आना ही था। ये तुम्हें क्या हो गया है? हीरो जैसे कपड़े पहनने वाला नक्श, आज ये ऐसे सिंपल कपड़े। लंबी कहानी दोस्त, बाद में सुनाता हूँ। चलो मैं बाकी सबसे तुम्हें मिलवाता हूँ। हेलो, कहाँ हो तुम? इतना टाइम क्यों लगाया फोन उठाने में? और ये शोर कैसा है? वो मैं अपने स्कूल की रियूनियन पार्टी में आया हूँ। वाह, तुम पार्टियां करो और यहाँ मैं दिन रात मेहनत करूँ। खैर छोड़ो, तुमसे मैं क्या ही उम्मीद रखूं? मैंने तुम्हें 10,000 रुपए भेजा है। आज रात की पार्टी के लिए कुछ ढंग के कपड़े खरीद लेना। हमेशा की तरह फटीचर बनकर मत आ जाना। अनिका, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं अपने लिए सूट खुद लेके आऊंगा। सीरियसली? तुम्हारे पैसे? तुम्हारे पैसों में एक जोड़ी सॉक्स भी आ जाए तो बड़ी बात है। तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम अभी सच नहीं जानती। जिस दिन तुम सच जान जाओगी उस दिन। कौन सा सच? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? छोड़ो, फैमिली गैदरिंग है नक्श, टाइम से आ जाना और जो भी बात है वही बताना। वैसे भी तुमने जो ऑफिस में हरकत करी है ना, उसकी वजह से मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। हेलो अनिका, यहाँ शोर बहुत है। मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अनिका नक्श की बातों से हैरान हो गई थी। उसे अपनी मम्मी की कही बातें सच लगने लगी थी कि शायद नक्श को कुछ हो गया था और उधर नक्श चाहकर भी अनिका को सारा सच बता नहीं सकता था। उसने कॉल काटा ही था कि तभी हर्ष ने उससे पूछा, अरे नक्श, तू क्या यहाँ पे कॉल पर बात करने आया है? सॉरी यार, इम्पोर्टेंट था। और बता, कैसी चल रही तेरी लाइफ भाई? वैसे तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है तेरी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है। स्कूल की तरह यहाँ भी सब नक्श का मजाक उड़ा रहे थे। तभी नक्श की नजर शिवानी पर गई, जिसके पीछे वो स्कूल में दीवाना था। आज भी उसे देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। हार्दिक ने कहा, अरे क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग नक्श को? क्या हुआ तुम लोगों को? ऐसे अकेले अकेले सारे मजे लूट लोगे? हाँ, मुझे भी बताओ क्या हुआ। अरे कुछ नहीं शिवानी, इतने सालों बाद नक्श से मिलना हुआ और अभी भी भाई साहब इतने डाउन टू अर्थ रहते हैं कि कपड़ों पर अभी तक कीचड़ के दाग हैं। ओ हाँ, मैं तो इसके पास भी खड़ी नहीं हूँ, फिर भी इतनी स्मेल आ रही है। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊँ। भाई नक्श, आओ हम कहीं और चलते हैं। वैसे तो नक्श को स्कूल टाइम से ही ये सब सुनने की आदत थी, लेकिन शिवानी के मुंह से ये बात सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा। हार्दिक उसका अच्छा दोस्त था। वो दोनों पूल साइड जा ही रहे थे कि तभी नक्श को एक मैसेज आ गया। 2 करोड़? क्या 2 करोड़? कुछ नहीं। गाइस, एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। क्या तुम लोगों को मालूम है, अपनी शिवानी बहुत जल्द भानुशाली ग्रुप के साथ एज एन एक्ट्रेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। अब तुम्हें बड़ी एक्ट्रेस बनने से कोई नहीं रोक सकता शिवानी। भानुशाली ग्रुप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं। चलो शिवानी, इस खुशी में तुम डांस परफॉर्मेंस दे दो। क्या पता इसके बाद तुम्हारी एक झलक देखने को तरस जाए। और हाँ, और ऑटोग्राफ लेना भी मुश्किल हो जाए।
शिवानी को स्टेज की ओर आता देख सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे। म्यूजिक की शुरुआत हुई और शिवानी के डांस से लड़के दीवाने और लड़कियां जेलस हो रही थीं। नक्श उसी कंपनी का CEO बनने वाला था। उनकी खुशी देखकर उसके दिमाग में एक अलग ही प्लान बन रहा था। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में बैठी अनिका के कैबिन का दरवाजा नॉक हुआ। प्लीज कम इन। मैम, ये गिफ्ट हमारे बॉस की तरफ से आपके लिए। बॉस? कौन है आपकी बॉस? सॉरी मैम, उनका नाम बताने के लिए मुझे ऑर्डर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप खुद उन्हें पहचान लेंगी। ओह माय गॉड, इज इट रियल? क्या ये सचमुच वही डायमंड नेकलेस है? यस मैम, स्पेशली आपके लिए मंगाया है। सर बहुत प्यार करते हैं आपसे। वो डायमंड नेकलेस देखकर अनिका की आंखें बाहर आ गई थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई चीज इतनी भी सुंदर कैसे हो सकती है। उसमें थोड़ी देर खो जाने के बाद जब तक अनिका उस आदमी से कुछ और पूछती, तब तक वो वहाँ से जा चुका था। अपने ऑफिस में बैठे बैठे अनिका उन हीरो की चमक में खोई हुई थी। दिमाग में कई सवाल चल रहे थे कि आखिर किसने भेजा है उसके लिए इतना महंगा गिफ्ट, और कहीं किसी ने उसे नकली हार भेजकर उसके साथ मजाक तो नहीं किया। मैम, ये तो सच में ड्रीम लवर नेकलेस है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरे लिए है। मैम, आप सच में बहुत लकी हो। आपको इतना रोमांटिक बॉयफ्रेंड जो मिला है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आप कुछ भी कह लो मैम, कोई तो है जो आपके ऊपर अपनी पूरी जायदाद लुटा रहा है। क्या विहान को नक्श की बात इतनी बुरी लगी कि उसने अपने सारे पैसे खर्च करके सिर्फ मेरे लिए नेकलेस खरीदा? हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि खुद नक्श ने ये खरीदा हो। प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है। जहाँ एक तरफ अनिका इस परेशानी में थी कि उसको इतना महंगा हार किसने दिया होगा, वहीं दूसरी तरफ नक्श भी कम परेशान नहीं था। इतनी देर से वो बड़ी बड़ी दुकानों के चक्कर लगा रहा था, लेकिन एक भी सूट ऐसा नहीं था जो उसे पसंद आ रहा हो। किसी का कलर खराब तो किसी का स्टाइल। तभी नक्श अपने फोन से किसी को कॉल करता है। हेलो, सुनो, मुझे आधे घंटे में एक नया सूट चाहिए। हो जाएगा सर, लेकिन सिर्फ एक ही। आपकी शर्त तो मान ली गई है, और उसके हिसाब से आपको ऑफिस के लिए कम से कम 50 और सूट्स चाहिए होंगे। मेरी शर्त? भानुशाली ग्रुप्स को डूबने से बचाने के लिए नक्श ने अपने दादाजी के सामने रखी थी कुछ शर्तें। पहली शर्त, मुझे भानुशाली ग्रुप का CEO बनाना पड़ेगा, और बाकी की शर्तें टाइम आने पर बताऊंगा। हाँ, शर्त के हिसाब से मुझे ऑफिस तो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 सूट्स ले आना। ओके सर, मैं अभी लाता हूँ। नक्श के दिमाग में बस अब एक ही नजारा घूम रहा था, जहां अनिका उसके दिए हुए ड्रीम लवर नेकलेस पहनकर पार्टी में एंट्री ले रही थी और नक्श उसका हाथ थामे चल रहा था। अनिका ड्रीम लवर नेकलेस पहनकर तैयार हो ही रही थी कि तभी चित्रा वहां आ गई और अपनी बेटी को इतना खूबसूरत देखकर उसने फौरन उसे काला टीका लगा दिया। लगता है ये तुम्हारे लिए ही बना है। कितना सुंदर लग रहा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है मम्मी कि ये मेरा है। मैं इसे पहने हुए हूँ। यकीन नहीं हो रहा तो कर लो अनिका, तुम खुद एक हीरा हो और तुम इस दुनिया के सारे हीरे डिजर्व करती हो। अपनी आंखें खोलो और उस चीज को अपनी जिंदगी से निकाल दो जो तुम्हें इस हीरे की तरह चमकने से रोक रहा है। नक्श नाम के धब्बे को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए धो डालो। मैं जानता था असली नेकलेस सिर्फ तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए ही बना है। तुम्हें कैसे पता कि ये असली है? असली हीरे की पहचान है मुझे। मेरी बेटी है ही इतनी खूबसूरत। वैसे आज तुम भी ठीक ठाक लग रहे हो। थैंक यू मम्मी जी। चलो अब, वरना लेट हो जाएंगे। और फिर सब जावेरी खानदान की पार्टी के लिए निकल जाते हैं। जावेरी खानदान शहर का जाना माना परिवार था, लेकिन ये परिवार बस नाम का ही था। यहाँ आपस में एक दूसरे के साथ सिर्फ कंपटीशन होता था। एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाता था। जैसे ही नक्श और अनिका ने पार्टी में एंट्री ली, सबकी नजरें उन पर आकर रुक गयी। अरे वाह नक्श, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। पर एक मिनट, पर मैंने ऐसा सूट चोर बाजार में देखा था। कितने का लिया ये? 500 या 1000? अंकल, मैंने तो इसके लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। तो क्या चुराया ये, या मंदिर के बाहर से तुझे कोई भीख में दे गया? वेल, तुम लोग एंजॉय करो। यहाँ भी खाने के लिए तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। बात करने का सलीका नहीं है तो मुंह क्यों खोलते हो अपना? चुप नहीं रह सकते? लेकिन अनिका। स्टॉप इट नक्श। तुम्हारे गरीबी के सच को छुपाते छुपाते मुझे तुम्हारी वजह से कितना इंसल्टेड फील होता है। तुम्हें समझ भी आता है? अनिका, तुम सच नहीं जानती, लेकिन आज मैं सबके सामने सच्चाई बता दूंगा ताकि तुम्हें जिल्लत का और सामना ना करना पड़े। तुम जानते हो मेरी ये जिल्लत भरी जिंदगी कब खत्म होगी? जब तुम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओगे। अनिका, मेरी बात तो सुनो।
जिस दिन मेरा सच सामने आएगा तब तुम क्या आने का, पूरा जावेरी खानदान मेरा दीवाना हो जाएगा। वो चेहरे पर अपनी छोटी मुस्कान के साथ वहाँ से चला गया, पर चित्रा के चेहरे पर अलग ही गुस्सा नजर आ रहा था। वो अनिका के पास आई और बोली, अनिका बेटा, तुम क्यों अपना मूड ऑफ कर रही हो? नक्श तो है ही ऐसा। मुझे उसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, सब मेरी गलती है। अरे तुम दोनों यहाँ अकेले अकेले क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं भाई साहब, वो अनिका की ड्रेस पर थोड़ी ड्रिंक गिर गई थी तो उसी की बस हेल्प कर रही थी। थोड़ी क्या, पूरी ड्रिंक गिर जानी चाहिए थी इस ड्रेस पर। अनिका बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी चॉइस ना सिर्फ हस्बैंड में बल्कि कपड़ों में भी खराब है। इतने सस्ते कपड़े कौन पहनता है? हम जावेरी हैं, हमारा भी कुछ स्टैंडर्ड है। वो अंकल क्या है ना अंकल, सबके शौक अलग हैं। कुछ लोगों की नजर कपड़ों तक ही रह जाती है, पर जिसकी नजर तेज है उसे तो दिखता है अनिका के गले में सजा हुआ ड्रीम लवर नेकलेस। ड्रीम लवर नेकलेस? मजाक अच्छा कर लेते हो नक्श। आपको मानना है तो मानिए, वरना आपकी मर्जी। आपके ना मानने से इस हीरे की चमक फीकी तो नहीं पड़ जाएगी। तुम्हारे सूट के साथ साथ ये नकली नेकलेस भी कोई भीख में दे गया क्या? भीख की जरूरत तो शायद अब आपको पड़ने वाली है। नक्श! पार्टी में मौजूद सब ने ही ड्रीम लवर नेकलेस की बात सुनी और तब से लोग अनिका को कॉम्प्लीमेंट्स देते नहीं थक रहे थे। कोई उसका नेकलेस पास से देखना चाहता था तो कोई छूकर। वहीं दूसरी तरफ अनिका की नजरें सिर्फ नक्श पर थीं। अनिका का शक नक्श पर गहराता जा रहा था और वो उससे बात करना चाहती थी, पर तभी कल्याणी की आवाज ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आप सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। वैसे मेरे दिन ही अब कितने बचे हैं, पर जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ऐसे ही परिवार को साथ खुश देखना चाहती हूँ। क्या माँ, आप भी जब देखो मरने की बातें? अच्छी बातें बोलो। अच्छी बातों से याद आया, मुझे मेरे सोर्सेज से पता चला है कि भानुशाली ग्रुप एक नया यंग सीईओ चुन रहा है। ये तो हमारी डील के लिए फायदेमंद हो सकता है। सही कहा, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जावेरी खानदान को उस नए सीईओ के सामने कोई रिप्रेजेंट करे। तो कौन है यहाँ जो इसकी जिम्मेदारी लेगा? मैं। अनिका की एक्साइटमेंट देखकर नक्श घबरा गया। पार्टी से लौटने के बाद अनिका अपने बेड पर लेटे लेटे जावेरी खानदान की रिप्रेजेंटेटर बनने के ख्वाब देख रही थी कि तभी नक्श वहाँ आया। अनिका, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे मालूम है कि तुम भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ के साथ डील क्रैक करना चाहती हो और मैं तुम्हारी मदद। अनिका, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि मुझे तुम पर भरोसा है और ये डील सिर्फ तुम ही क्लोज कर सकती हो। तुम्हें लगता है? हाँ, मैं तो 100% श्योर हूँ। जितना आसान दिख रहा है उतना नहीं है। अगर दादी ने मुझे ये जिम्मेदारी दे भी दी तब भी न जाने वो सीईओ कैसा होगा। काश मैं बता पाता, मैं ही हूँ नया सीईओ। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं, अब सो जाओ। अगली सुबह नक्श अपने चेहरे पर मुस्कान लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार भानुशाली ग्रुप के ऑफिस पहुंचा। वो ऑफिस की बिल्डिंग को देखकर अपना अतीत याद कर रहा था कि तभी पीछे से एक कार ने आकर उसे टक्कर मारकर जमीन पर गिरा दिया। नक्श गुस्से में उठा और अपनी शर्ट से धूल झाड़ते हुए जैसे ही आगे बढ़ा तो उस कार से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर आई, जिसे देखकर नक्श भी हैरान रह गया। अरे शिवानी, तुम? नक्श, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो काम से। सुबह सुबह मेरा नुकसान हो गया। तुमसे तुम्हें रिपेयर करने को भी नहीं कह सकती। वॉचमैन की सैलरी में तुम्हारा घर चलता है, वही बड़ी बात है। वॉचमैन और मैं? शिवानी इस बात से अनजान थी कि जिसे वो वॉचमैन समझ रही थी वही भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ था। जिस दिन ये सच सामने आएगा नक्श चुन चुन कर अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। क्या रिपेयरिंग का खर्चा सुनकर सदमा लग गया? नहीं नहीं, वो तो मैं आई एम सॉरी शिवानी, मैं लेट हो रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। हाँ हाँ, अब तो रोज तुम ही सलाम करके गेट खोलोगे। कौन किसको सलाम करेगा वो तो देखना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब मैं लेट हो रहा हूँ, बाय। नक्श, तुम ऑफिस आ गए ना? हाँ, अभी अभी। आज बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स है नक्श, तुम तैयार हो ना? मेरी काबिलियत पर शक मत करिए दादाजी, इस डूबती हुई नाव को मैं ही संभालूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। काश ये भरोसा आपने पहले दिखाया होता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। खैर, अब तो आपको अपनी सीख मिल गई है। शायद मुझे दर्पण की बातों में नहीं। गॉसिप के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। क्या है ना, अब मैं भानुशाली ग्रुप का सीईओ हूँ, बाद में बात करते हैं। सालों बाद उसी ऑफिस में कदम रखते हुए नक्श की नर्वसनेस साफ झलक रही थी। अब वो यहाँ सिर्फ भानुशाली खानदान के मेंबर नहीं बल्कि सीईओ की हैसियत से खड़ा था। लेकिन तभी किसी और ने भी ऑफिस में एंट्री ली, जिसे देखकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरे लिए एक कॉफी भेज दो, बहुत सर दर्द हो रहा है।
शिवानी एक्ट्रेस वाले नखरे दिखाते हुए जैसे ही सीईओ के ऑफिस में घुसी, वहाँ नक्श को देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब पता चलेगा कि कौन वॉचमैन है और कौन है सीईओ। कल तक था जो एक मामूली घर जमाई, आज कैसे बन गया इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, जिसे समझ रहे थे सब एक वॉचमैन। उसने कैसे की कंपनी के बड़े बड़े लोगों की हवा टाइट। और अब क्या होगा जब शिवानी नक्श को ऑफिस के अंदर मिलेगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो तुम यहाँ करने आई हो। तुम जोसेफ का काम ऑफिस के बाहर गेट पर चौकीदारी करने का होता है, या अंदर एसी की हवा खाने का नहीं। पहले मेरी कार को टक्कर मारी और अब तुम्हारी कार को मैंने टक्कर मारी? गलती तुम्हारी थी। अरे शिवानी, तुम यहाँ कैसे? देखो ना विपुल, एक तो ये आदमी मेरी कार में आके भिड़ गया और अब मेरे पीछे पीछे ऑफिस के अंदर तक घुस आया। शिवानी, तुम ये क्या बोले जा रही हो? एक्सक्यूज मी, तुम जो भी हो तुरंत यहाँ से निकलो। कौन हो भाई तुम? विपुल, शिवानी का दोस्त और इस कंपनी में जूनियर एचआर, और उसी हैसियत से तुझे कह रहा हूँ, निकल यहाँ से। हो हेलो, आराम से। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, किससे मिलने आया हूँ। 1 मिनट में फिकवा सकता हूँ मैं तुझे यहाँ से बाहर। कोशिश कर ले, रोकूंगा नहीं। विपुल और नक्श के बीच गर्मा गर्मी बढ़ ही रही थी कि तभी वहाँ नैनिका आ गई। नैनिका इस कंपनी की एचआर हेड होने के साथ साथ शिवानी की चाची भी थी, और उन्हीं के बलबूते पर शिवानी यहाँ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई थी। क्या हो रहा है यहाँ पर? ए तुम यहाँ पर गार्ड की नौकरी के लिए आए हो ना, और अपने मालिक से बदतमीजी से बात करोगे? निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से। मालिक और ये तो किसी कुत्ते के भी मालिक नहीं हो सकते। बहुत हो गया तेरा। नैनिका जी, अभी के अभी गार्ड्स को बुलाओ और इसे यहाँ से बाहर निकालो। रुको, अभी बताती हूँ। नैनिका कमरे से बाहर जा ही रही थी कि तभी कमरे से नीले सूट और हाई हील्स में हाथ में फाइल्स लेकर एक खूबसूरत लड़की अंदर आई। नैनिका उसे देखकर सीधी खड़ी हो गई। विपुल भी तुरंत शांत हो गया। नंदिता वो आई और आकर नक्श के सामने खड़ी हो गई। हेलो सर, वेलकम टू भानुशाली ग्रुप। मैं आपकी सेक्रेटरी नंदिता। शायद मैं थोड़ी लेट हूँ, पर जैसे ही यशवर्धन सर ने मुझे आपके बारे में बताया, मैं तुरंत आपसे मिलने आ गई। नंदिता, तुम शायद कंफ्यूज हो रही हो। यशवर्धन सर तुम्हें इससे मिलने क्यों कहेंगे? बिकॉज ही इज आवर न्यू सीईओ शिवानी। आर यू श्योर मैम? आपको मुझ पर कोई डाउट है नैनिका जी? नो मैम, वो तो मुझे डाउट है। पर तुम्हारा डाउट क्लियर करना यहाँ कोई जरूरी नहीं समझता होगा। Am I right, नंदिता? Of course, sir. We have a lot of work to do. एक पल में मानो बाजी ही पलट गई थी। जिसे ये सब एक मामूली गार्ड समझ रहे थे, वो अब इन सब का नया बॉस था, और इस नई ताकत का एहसास नक्श को भी शायद अभी अभी ही हुआ था। काम की शुरुआत कुछ लोगों को फायर करने से करते हैं। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम था आप कौन है, नहीं तो मैं। यही तो प्रॉब्लम है। जब तक तुम लोगों को मालूम नहीं होता कि सामने कौन खड़ा है, उसका औहदा क्या है, तब तक तुम लोग बदतमीजी करते हो। इसीलिए इस कंपनी की आज ये हालत हो चुकी है। बहुत कुछ ठीक करना पड़ेगा। ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई थी। विपुल, शिवानी और नैनिका को उनका ही कहा हर एक शब्द जैसे अब काटने दौड़ रहा था। पर तभी एक पियोन ने आकर बताया कि जावेरी ग्रुप का मालिक नवीन जावेरी उनसे मिलने आया है। नंदिता, जावेरीज तक ये मैसेज पहुंचा दो कि अब से उन्हें कोई भी मीटिंग करनी हो तो पहले मेरा अपॉइंटमेंट ले, और किसी भी ऐरे गहरे को इस ऑफिस में ना भेजे, खासकर इस नवीन जावेरी को। अब उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा ये मैं तय करूंगा। जी सर, मैं अभी नवीन जी को जाने को बोलती हूँ। और तुम तीनों, तुम्हारे करियर के साथ अब क्या करना है वो मैं बाद में डिसाइड करूंगा। अभी के लिए दफा हो जाओ। सॉरी सर। आगे से ऐसा नहीं होगा। आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। बस मेरा कॉन्ट्रैक्ट। बोला ना यहाँ से निकल जाओ। 1 मिनट और रुके तो अभी निकाल दूंगा। सॉरी सर। सॉरी सर। यहाँ विपुल, नैनिका और शिवानी सर झुकाकर वहाँ से निकले, और दूसरी तरफ नक्श का वो मैसेज नवीन यानी कि मैम्बो अंकल पर एक बॉम्ब की तरह गिरा, जिसने उसके पूरे अहंकार को चूर चूर कर दिया। मायूस भरे चेहरे को लेकर मैम्बो घर पहुँचा और गुस्से में आकर उसने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें लगभग पूरा जावेरी परिवार मौजूद था। आज तक मेरी इतनी बेइज्जती करने की हिम्मत किसी ने नहीं की है। अगर इस नए सीईओ का रवैया ऐसा है तो लात मारता हूँ मैं स्टील पर। अभी तुम गुस्से में हो मैम्बो, इसीलिए अनाप शनाप बोल रहे हो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि भानुशाली ग्रुप के साथ तुम्हारी ये डील कितनी जरूरी है। अगर ये नहीं रही तो हम जावेरियों के ये ठाट बाट सब मिट्टी में मिल जाएंगे। तो अब क्या करें माँ? उसने तो मिलने से ही मना कर दिया।
मिलने से मना नहीं किया मैम्बो, तुमसे मिलने को मना किया है। मतलब कि जावेरी परिवार के नए रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का वक्त आ ही गया। सालों से चली आ रही जावेरी खानदान की प्रथा, जिसमें चुना जाता था परिवार का एक ऐसा व्यक्ति जो जावेरियों की आन बान और शान बढ़ाने में कोई कमी न छोड़े, और मैम्बो के बाद परिवार को जरूरत थी एक नए यंग रिप्रेजेंटेटिव की। ये लो, शैतान का नाम लिया और वो मैम्बो। मैं तो मजाक कर रहा था माँ, पर अनीका से तो पूछिए, क्या वो इतनी बड़ी डील के लिए तैयार है? अनीका, तुम तैयार हो ना? दादी, पर मैं अभी। परवार मत करो अनीका, तुम्हें पता है ना इस डील से जावेरी परिवार को कितना फायदा होगा। और फिर कल रात तुम ही तो इस परिवार का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहती थी, तो अब। आपकी बात ठीक है मैम्बो अंकल, पर अभी तो मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। नहीं हो तो हो जाओगी। अंजी कॉर्पोरेशन जैसी कंपनी तुमने अपने बलबूते पर खड़ी की है, भले ही वो नुकसान में हो। और फिर क्या पता इस डील के बाद माँ तुम्हारी अंजी कॉर्पोरेशन को भी रिवाइव करने में मदद कर दे। मेरा फैसला तय है अनीका, अब तुम ही जावेरीज को रिप्रेजेंट करोगी। तुझे अपने आप को साबित करना है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अनिका, गो फॉर इट। शातिर मैम्बो इस बात से वाकिफ था कि अनिका इस डील में कभी कामयाब नहीं हो सकती। उसका मकसद तो बस अनिका का सबके सामने मजाक बनवाना था। पर अनिका ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश शुरू कर दी और उसकी मदद करने आई उसकी कजन सिस्टर, या यूं कहें कि उसकी एक फॉलोअर। थैंक यू सो मच भाग्या, अगर तू मेरी ये प्रेजेंटेशन बनाने में मदद नहीं करती तो पता नहीं ये सब कैसे हो पाता। क्या अनिका, तुम भी? अगर बहन बहन के काम नहीं आएगी तो कौन आएगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो सीईओ कैसा होगा। जब उसने मैम्बो अंकल को बिना मिले वापस भेज दिया तो फिर मैं तो। अनिका, तुम डर नहीं सकती, तुम अनिका हो, तुम ही तो हो जो मेरी आइडल रही हो। तुमने अपने बलबूते पे इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की थी, मैं बस एक दिन तुम्हारी तरह ही तो बनना चाहती हूँ। थैंक्स भाग्या, तू ही तो है जो मुझे हर सिचुएशन में सपोर्ट करती है। हर सिचुएशन में तो नहीं। मतलब आई डोंट नो, तुमने उस नक्श से शादी क्यों की, और की तो अब तक उसे क्यों झेल रही हो? डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? कैसी बातें कर रही हो भाग्या? सच ही तो बोल रही हूँ अनिका, तुमको एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो तुम्हें और तुम्हारे बिजनेस दोनों को संभाल सके। और नक्श को देखकर मुझे तो नहीं लगता कि वो इनमें से किसी के भी काबिल है। करीब तुम उसे आने नहीं देती और पैसे वो कभी कमा नहीं पाएगा, तो छोड़ दो ना उसे। किसको छोड़ने छुड़ाने की बात चल रही है? हेलो भाग्या, कैसी हो? तुमसे तो अच्छी ही हो। अनिका, क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम्हारे होते हुए ठीक कैसे हो सकती हूँ? अनिका, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। बोलो। नहीं, मतलब अकेले में। तुम दोनों के बीच ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं सुन सकती? हम दोनों पति पत्नी हैं भाग्या, तो प्राइवेसी। ज्यादा इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, उसके सामने भी बात की जा सकती है। मैं ये पूछ रहा था, तुमको अपनी कंपनी के लिए कितने पैसों की जरूरत है? क्यों, तुम मदद करोगे अनिका की? अच्छा बताओ, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 5,000, 10,000 या फिर 20,000? भाग्या, स्टॉप इट। अनिका, मैं तो बस अंजी कॉर्पोरेशन के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और वो कैसे? खुद को बेचकर? अगर तुझे मेरी बहन की इतनी चिंता है तो उसकी जिंदगी से बाहर क्यों नहीं निकल जाता और उसे किसी रईस आदमी से शादी करने दे जो सच में उसकी कंपनी को बचा सके। भाग्य की ये बातें नक्श के दिल में तीर जैसी लगी। उसने तुरंत अपने बैग में से एक चेक बुक निकाली और उसमें से एक चेक फाड़कर अनिका के आगे रख दिया, जिसे देखकर भाग्य और अनिका दोनों ही एक सेकंड के लिए सन्न रह गए। ये लो अनिका, ब्लैंक चेक। तुम्हें जितने रुपए की जरूरत है इस अकाउंट से ले सकती हो। अनिका और उसकी कजिन बहन भाग्या के लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि कैसे एक एक कौड़ी का मोहताज नक्श आज करोड़ों रुपए का ब्लैंक चेक ऐसे बांट रहा था जैसे उसकी लॉटरी लग गई थी। नक्श, अंजी कॉर्पोरेशन को बचाना है, उसे बेचना नहीं है। ब्लैंक चेक से कुछ नहीं होगा, अकाउंट में पैसे भी होने चाहिए। भाग्या, अगर तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस है तो तुम क्यों नहीं बचा लेती अंजी कॉर्पोरेशन को? अनिका, जब तुम्हारा पति इतना कॉन्फिडेंट है तो तुम नेट बैंकिंग के जरिए चेक कर लो कितना बैलेंस है इसके अकाउंट में। मुझे तो पता है कि इस कंगाल के अकाउंट में एक फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। नक्श, क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं तुम्हारे अकाउंट का बैलेंस चेक करूं? हाँ अनिका, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं तो तुम बैलेंस चेक कर सकती हो। और हाँ, पासवर्ड तुम्हारा बर्थ डेट है। नक्श की इस बात से अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसने तुरंत ही उसका अकाउंट बैलेंस चेक किया और बैलेंस देखते ही अनिका और भाग्या की आंखों में एक हैरत नजर आई। तभी वहाँ नक्श की सासू माँ चित्रा भी आ गई। क्या हो गया? तुम दोनों के चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? ये देखिए,
नक्श का अकाउंट बैलेंस 5 करोड़? बेटा नक्श, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? मम्मी जी ये मैं नहीं बता सकता, इसलिए पूछिए भी मत। बस इतना कह सकता हूँ कि ये पैसा गलत तरीके से नहीं आया है। अनिका और आपको मैं फैमिली मानता हूँ, और ये पैसा आप लोगों के काम नहीं आया तो किस काम का? नक्श की इस बात से चित्रा और अनिका बहुत खुश हो गए थे। भाग्या सही टाइम देखते ही वहाँ से चली गई। नक्श को अनिका की आंखों में सवालों का एक बवंडर साफ नजर आ रहा था कि तभी अनिका ने पूछा, नक्श प्लीज मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO हूँ और ये पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या तुम्हें मुझ पर यकीन होगा? मजाक करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन नक्श ये पैसा इलीगल नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी मैं प्रॉब्लम में हूँ और नहीं फंसना चाहती। अनिका तुम मुझ पर आंखें बंद करके भी विश्वास कर सकती हो, ओके? दूसरे ही दिन न्यूज़पेपर से लेकर मीडिया हर जगह बस भानुशाली ग्रुप के नए CEO की एंट्री के ही चर्चे थे। अनिका जब ऑफिस पहुंची, अपने कैबिन में रखे पार्टनरशिप के पेपर्स देखकर उसकी भी खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने फौरन कल्याणी दादी को कॉल लगाया। दादी मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हुआ? बेटा शांत हो जाओ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? दादी उस दिन भानुशाली ग्रुप के ऑफिस में मैं CEO से नहीं मिल पाई थी, लेकिन उन्होंने पेपर्स रखवा लिए थे और आज साइन कॉन्ट्रैक्ट भी भेज दिया है। बेटा नवीन सही कह रहा था, पूरे जावेरी खानदान में ये काम कोई कर सकता था तो वो तुम ही हो। मैं शाम को ब्लू स्टार होटल में सेलिब्रेशन पार्टी रख रही हूँ इस खुशी में, और हाँ वहाँ मिस जूली भी आएंगी एज अ स्पेशल गेस्ट। ठीक है दादी, मैं टाइम से आ जाऊंगी। अनिका और बाकी जावेरी खानदान इस बात का जश्न मनाने शाम को लोकेशन पर पहुंच गए थे। नवीन और कल्याणी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। नक्श भी पार्टी में टाइम से आ गया था। अंदर उसकी नजर मिस जूली पर गई। जूली? अपने छोटे दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, तुम्हारी औकात नहीं है इन्हें जानने की। अभी आपको मेरी औकात पता ही कहाँ है मैम्बो अंकल। तेरी औकात मुझे पता करने की जरूरत भी नहीं है। ये तो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल तो ये सीट मेरी है। बदतमीज, ये सीट मिस जूली के लिए रिजर्व्ड है। जानता भी है इन्हें? ये देसाई खानदान की बेटी है, जूली देसाई। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी इस सीट पर आपका नाम तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो पहले आएगा वो सीट पाएगा। इसीलिए मैं अपनी सीट से किसी के लिए नहीं हटूंगा मैम्बो अंकल। अनिका, ये नक्श हट क्यों नहीं रहा है? मम्मी, मैम्बो अंकल की चाल तो मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन अब मैं नहीं चाहती हूँ कि नक्श या किसी के भी कारण दादी के सामने मेरा बना बनाया इम्प्रेशन खराब हो जाए। इस मैम्बो से अगर जीतना है तो दादी के सामने परफेक्ट बनकर ही रहना पड़ेगा। मैं सब संभाल लूंगी माँ। मैं जानती हूँ, लेकिन इस नक्श को कौन संभालेगा? आजकल बहुत हवा में उड़ रहा है। अब तू ही समझा इस लड़के को। नक्श, तुम मेरे पास वाली सीट पे क्यों नहीं बैठ जाते? ठीक है, सिर्फ तुम कह रही हो इसीलिए मैं ये सीट छोड़ रहा हूँ। जहाँ अनिका राहत की सांस ले रही थी, वहीं मिस जूली भी ये सब देख रही थी। एक पल के लिए नक्श का अनिका के लिए प्यार देखकर मिस जूली थोड़ा जेलस भी हो गई थी। तभी उनकी नजर अनिका के पहने हुए नेकलेस पर गई। वो एक टक बस उसे ही देखे जा रही थी। हेलो मिस जूली, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है? आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? ओह नो, आई एम सॉरी। दरअसल मैं तुम्हारे पहने हुए इस नेकलेस को देख रही थी। क्या ये द ड्रीम लवर नेकलेस है? यस, ये वही नेकलेस है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर ये तुमने कहाँ से लिया? इतना रेयर नेकलेस तो मैं किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूँ। मिस जूली, ये तो मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था। प्लीज, क्या तुम अपने दोस्त को कहकर मेरे लिए भी एक पीस ऑर्डर कर सकती हो? पैसों की चिंता मत करना, मैं एडवांस पेमेंट करवा दूंगी। ये सिर्फ 10 पीस हैं पूरे इंडिया में। मिस जूली, वो मैं। अनिका इतना सोच क्या रही है? ठीक है, मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। ये सभी गॉसिप सुनकर नक्श की मुस्कुराहट रोके नहीं रुक रही थी, क्योंकि वो जानता था कि अनिका किसे फोन करने वाली थी। आखिर कौन है जिसे लेकर अनिका इतनी कॉन्फिडेंट थी? दूसरी तरफ विवान अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था कि तभी उसके एक दोस्त ने कहा, ओए बस कर, इतना भी मत पी, मर जाएगा। अरे ऐसी जिंदगी से तो मर ही जाना बेहतर है। ऐसा क्या हो गया? लेकिन तुझे इस हालत में कभी नहीं देखा यार 2 दिन पहले भानुशाली ग्रुप के आदमी आकर मुझे धमका कर गए, और इससे पहले कि मैं कुछ बोलता या पूछता, मेरे सारे फंड्स फ्रीज होने के मैसेजेस आ गए। ऊपर से मेरी कंपनी के टैक्स के सभी घोटाले भी बाहर आ गए। पता नहीं यार क्या हो रहा है मेरे साथ। हेलो,
विहान, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुम ड्रीम लवर नेकलेस का एक और पीस ऑर्डर करवा सकते हो प्लीज? क्या तुम उस फेक ड्रीम लवर नेकलेस के बारे में बात कर रही हो? फेक? हाँ, तुम्हें याद नहीं? मैंने तुम्हें फेक ड्रीम लवर नेकलेस ही तो दिया था। तुम्हें वैसा एक और चाहिए? ठीक है, मैं अरेंज करवा सकता हूँ। कब चाहिए बताओ? अनिका ने बिना कुछ बोले फोन काट दिया, लेकिन उसे ये समझना मुश्किल हो रहा था कि आखिर उसे इतना महंगा डायमंड नेकलेस दिया किसने था। तभी उसकी नजर मिस जूली पर गई। आई एम रियली सॉरी मिस जूली, मुझे भी नहीं पता था कि ये नेकलेस मुझे किसने दिया है। कोई बात नहीं अनिका, मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत में ड्रीम लवर नेकलेस लिखा ही नहीं है। कुछ ही देर बाद सब डिनर करने चले गए। तब अनिका की नजर नक्श पर पड़ी, जो कि उसे कहा करता था कि वो एक दिन उसे रियल ड्रीम लवर नेकलेस ला कर देगा। वहीं मिस जूली से मिलने नक्श आगे बढ़ा ही था कि कल्याणी ने अनाउंसमेंट की। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकती हूँ प्लीज? अनिका, सभी को बताओ कि तुमने भानुशाली ग्रुप के साथ कैसे पार्टनरशिप की और तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है। पार्टी में मौजूद सबकी नजरें अनिका पर ही थी और नक्श की नजरों के साथ साथ उसका दिल भी जैसे बाहर आया हो। वो अनिका को देखकर ऐसे खुश हो रहा था जैसे हर दफा पहली बार देख रहा हो। तभी अनिका ने जवाब दिया, दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन जब मैं भानुशाली ग्रुप के ऑफिस गई तो मेरी मुलाकात नए सीईओ से हुई ही नहीं। उनकी सेक्रेटरी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया और साइन करने के लिए कहा। क्या? बिना किसी मीटिंग के सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया? इसका मतलब इसने भी भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को नहीं देखा। मैंने तो सोचा था कि ये बहुत काबिल लड़की है, लेकिन अब तो लग रहा है कि ये सिर्फ भाग्यशाली थी। हो ना हो भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ ने इस पर दया दिखाकर कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, ना कि इसकी काबिलियत पर। मुझे लगता है कि अगर जावेरी खानदान में से अनीका की जगह कोई और भी जाता तो उसे भी इतनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया होता। नवीन सही कह रहा है अनिका, तुम्हें भानुशाली ग्रुप का ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसानी से मिल गया क्योंकि इसके पीछे नवीन के भी बहुत सारे एफर्ट्स थे। सबसे पहले तो नवीन ही वहाँ गया था, तो उसने तो अपना और जावेरी खानदान का परचम पहले ही लहरा दिया था। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले ही भानुशाली ग्रुप ने शिवानी नाम की एक आर्टिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैं जावेरी खानदान को उस आर्टिस्ट की सस्ती से सस्ती डील ला कर दूंगा। पूरा नेगोशिएशन मेरा होगा और जल्द ही वो आर्टिस्ट हमारा एक ऐड भी करेगी। नवीन, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि जावेरी खानदान में कंट्रीब्यूट कैसे करना है। मैं देख चुकी हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, इसलिए आगे की सारी जिम्मेदारी तुम्हें देती हूँ। अनिका को मैम्बो अंकल से तो नहीं, लेकिन अपनी दादी से बहुत उम्मीदें थी और उनकी इन बातों ने अनिका के दिल पर बहुत ठेस पहुँचा दी थी, जो अपने बेटे की इतनी तारीफ कर रही थी और उसने कुछ काम भी नहीं किया था। वहीं खड़ा नक्श भी ये सारी बातें शांति से सुन रहा था। तभी मैम्बो अंकल ने टोस्ट करते हुए कहा, आज की पार्टी मेरी तरफ से है। जिसको जो भी खाना है पीना है वो खा पी सकता है, सब कुछ फ्री है। आज हम दिल खोल कर नाचेंगे, यहाँ से कोई भी सोबर नहीं जाएगा आज। रात भर पार्टी करने के बाद जब मैम्बो अंकल ने वेटर से बिल मंगवाया और अपना गोल्डन कार्ड उसे थमाया तो वेटर की बात सुनकर उनके होश उड़ गए। उनका सारा नशा एक झटके में मानो उतर गया हो। सर, आपका कार्ड डिक्लाइन बता रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? बिल कितने का बना है? सर 20 करोड़। 20 करोड़ का बिल सुनकर मैम्बो अंकल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो पार्टी में बिना तमाशा किए इस सोच में डूबे हुए थे कि वो आखिर इतने बड़े बिल की पेमेंट करें कैसे। कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में जो पार्टी रखी थी वो अब मैम्बो अंकल के गले की हड्डी बन गई थी। जैसे ही 20 करोड़ रुपए के बिल की बात सुनी, मैम्बो अंकल की आवाज पुराने रेडियो की तरह खड़खड़ाने लगी थी। तेरा दिमाग ठिकाने पर है? 20 करोड़ रुपए? हमने ये होटल नहीं खरीदना, बस आज की पार्टी का बिल चुकाना है। जा दौड़ के मैनेजर को बुला के ला। जो शख्स कुछ देर पहले तक अपनी दौलत के नशे में चूर था और उसका ढिंढोरा पीट रहा था, उसकी ये हालत देखकर पूरी पार्टी का मिजाज बदल गया था। हर कोई मैम्बो अंकल और जावेरीज को इस नजर से देख रहा था जैसे पार्टी का बिल उन्हें चुकाने के लिए बोला गया हो। मैनेजर ने पूरे बिल का हिसाब एक सांस में दे दिया। सर, आपने ही कहा था कि सबसे महंगी वाइन ही सर्व करना। हमारी सबसे महंगी वाइन 15 लाख रुपए की है और आपने तो पूरा होटल बुक किया था। वैसे तो आपका बिल 22 करोड़ रुपए का था, लेकिन हमने 2 करोड़ का डिस्काउंट दिया है आपको। डिस्काउंट? 20 करोड़ का बिल बना के तू डिस्काउंट नहीं लूट रहा है हमें। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तूने नवीन जावेरी से पंगा लिया है। रुक, अभी तेरे इस होटल पे ताला लगवाता हूँ। कौन हो तुम नवीन जावेरी?
जो हमारी होटल पर ताला लगवाने चले हो। इस रौबदार और कड़क आवाज ने जैसे पूरी पार्टी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। ये और कोई नहीं बल्कि इस होटल के मालिक और सूरत के सबसे रईस लोगों में से एक कार्तिक पटेल था। जावेरी खानदान की हेड होने के नाते अब कल्याणी को बीच में आना ही पड़ा। मिस्टर पटेल, मैं माफी चाहती हूँ। ये जो मेरा लड़का है ना, इसने थोड़ी ज्यादा पी रखी है। आप फिक्र मत कीजिए, इसे मैं हैंडल करूँगी। माँ, किसी की उल्टी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। हमारी इतनी हैसियत है कि हम बिल भर सके। जिसने कभी अपने बेटे को गलत नहीं माना, आखिर आज वो कैसे इस भरी महफिल में उसे गलत साबित कर रही थी। हर किसी के दिमाग में बस यही बात चल रही थी। मैम्बो अंकल के पास सिर्फ 15 करोड़ ही थे और बाकी के पैसों के लिए उसने कल्याणी का रुख किया और कल्याणी ने निकाला एक अजीब तरीका। ये तो गलत बात है। एंजॉय सब करे और बिल सिर्फ मेरे बेटे के सिर पर फटे। सुनो सब लोग, पूरा बिल अकेला मैम्बो नहीं भरेगा। तुम सब भी इस परिवार का हिस्सा हो। सब 1-1 करोड़ रुपए पे करो, बाकी का मैं और मैम्बो देख लेंगे। कल्याणी की इस बात से परिवार के लोगों के पसीने छूट गए। सब सोच रहे थे कि इतनी महंगी वाइन हमने तो नहीं मंगवाई, लेकिन अब किसकी जुर्रत थी कल्याणी के सामने बोलने की। बेटा, अब हम कैसे भरेंगे इतने पैसे? मेरे पास तो नहीं है इतने। तेरे पास 5 करोड़ रुपए थे ना, जो नक्श ने दिए थे। माँ, वो तो मैंने अंजलि कॉर्पोरेशन में लगा दिया। अब तो बस 30-40 लाख बचे हैं, लेकिन अगर वो भी दे दिया तो बचेगा क्या? क्या हुआ अनिका? तुम्हारे चेहरे को देखकर यूं लग रहा है जैसे पूरा बिल तुम्हें भरने को दे दिया। अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास 1 करोड़ भी नहीं है। आप उसकी चिंता मत करिए, मैं हमारे हिस्से का पूरा 1 करोड़ रुपया भरने के लिए तैयार हूँ। मैम्बो अंकल के तानों ने अनिका को वैसे ही शर्म में डाल दिया था और ऊपर से नक्श का बड़बोलापन। कहाँ से लाएगा ये इतने पैसे? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है इसने इसके भी पैसे मार लिए होंगे। अब आएगा मजा। कैसे हो सेठ जी? सेठ जी? अरे अब कैसा सेठ? मुझे लगता है तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। नक्श को सूरत के इतने बड़े बिजनेसमैन से यूं बातें करता देख वहाँ अच्छों की जान जल रही थी। जावेरी खानदान को तो जैसे बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन उनसे भी बड़ा झटका अनिका को लगा था। नक्श ने सभी के चेहरे पढ़ लिए थे। उसने कार्तिक को आंख से इशारा किया और वो समझ गया। ओह सॉरी, शायद मुझसे भी गलती हो गई। सुनो, ये जो तुमने इतनी बड़ी डींगे हाकी है ना, अब कहाँ से लाओगे 1 करोड़ रुपए? तुम उसकी चिंता मत करो और अपनी माँ को लेकर यहाँ से निकलो। जैसे तैसे करके जावेरी खानदान ने बिल पे किया और सभी वहाँ से निकल गए। लेकिन नक्श को कार्तिक ने अकेले में रोका और नक्श को उस खास इंसान से मिलवाने उसके आलीशान डिपार्टमेंटल स्टोर पर ले गया, जहाँ हर एक प्रोडक्ट की कीमत इतनी थी कि आम आदमी तो वहाँ घुसने की भी ना सोचे। नक्श, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुमने अगर मुझे उस वक्त पैसे नहीं दिए होते तो पता नहीं, मैं शायद आज भी कहीं नशा करके पड़ा रहता। मैं तुम्हें पिछले कई सालों से ढूंढ रहा था। लेकिन तुम यहाँ सूरत कैसे? तुमने ही तो कहा था मुंबई मेरे लिए सेफ नहीं है, इसलिए मैं सूरत आ गया। यहाँ आने के बाद तुम्हारे दिए पैसों से ही ये होटल प्राइम स्टार खड़ा किया। देखा, मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा। सच कहा तुमने। तुम्हारी ये सक्सेस देखकर मैं बहुत खुश हूँ। वैसे ये तुम मुझे कहाँ लाए हो? तुम्हें हिमानी याद है? नक्श ने अपने मुंबई के दिनों में काफी नाम और पैसा बनाया था। वो जितना तेज दिमाग से था, उतना ही बड़ा उसका दिल था। कार्तिक की तरह ही उसने एक लड़की की मदद सिर्फ उसकी ईमानदारी के लिए करी थी। आज जिस डिपार्टमेंटल स्टोर में नक्श खड़ा था, ये उसी हिमानी का था। हिमानी को कैसे भूल सकता हूँ कार्तिक? उस बैग में पूरे 3 करोड़ रुपए थे, जिसे मैं उसकी छोटी सी दुकान में भूल गया था। लेकिन उसकी ईमानदारी की दाद देना होगी। उसने पैदल चलकर मेरे पैसे मुझे लौटाए। और देख, आज तेरे दिए हुए उन पैसों से उसने कितना बड़ा स्टोर बना लिया है। तू रुक, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। तेरे लिए एक सरप्राइज भी है। नक्श हिमानी के इतने बड़े स्टोर को देखकर हैरान रह गया था। वो स्टोर को आंखें फाड़ कर देख रहा था कि तभी अनिका की एक फ्रेंड प्राची ने नक्श को इस हालत में देख लिया। नक्श, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता है ना, यहाँ तुम्हारी औकात के हिसाब से कुछ भी नहीं मिलता। लगता है रास्ता भटक गए हो। मैं रास्ता भटका हूँ या नहीं, इससे आपको क्या लेना देना? वैसे ये प्राइसेस आपकी औकात से भी ज्यादा ही लग रहे हैं। तुम्हारी ये हिम्मत, अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। आलोक, क्या हुआ बेबी? कौन है आदमी? देखो ना बेबी, ये नक्श अनिका का हस्बैंड मुझे बोल रहा है कि मेरी औकात नहीं है यहाँ से कुछ खरीदने की। खुद तो कुछ काम करता नहीं है, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। अच्छा, तू है कौन बे? और तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी वाइफ की इंसल्ट कर रहा है? चल निकल बाहर यहाँ से। अरे 1 मिनट, तुम हो कौन मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाले? ये इस स्टोर के डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं। आज ही इनका प्रमोशन हुआ है। तू सीधे सीधे यहाँ से निकलता है या सिक्योरिटी बुला के धक्के मार कर बाहर निकलवाऊं? देखो, तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो।
और ये स्टोर? सिक्योरिटी सिक्योरिटी। आलोक की ऊंची आवाज सुनकर हर कोई अब उस तमाशे को देखने लगा, लेकिन सिक्योरिटी के आने से पहले वहाँ कार्तिक और हिमानी आ गए। क्या चल रहा है यहाँ पर? और ये तुमने इनका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? सर, मैडम आप यहाँ? पहले तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। मैडम कुछ नहीं, ये आदमी यहाँ पर कस्टमर से बदतमीजी कर रहा था तो इसलिए। तो इसीलिए अब तुम हाथापाई करोगे? सर आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं ऐसे थोड़ी मारने वाला था, बस डरा रहा था। मुझे भी मालूम है किसी पे हाथ उठाने से हमारे स्टोर का नाम ही खराब होगा। हिमानी, इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन पर ऐसा इंसान सही है तुम्हारे कंपनी के लिए। अब तुम ही इसे हैंडल करो। हैंडल क्या करना है? यू आर फायर्ड आलोक, कल से दिख मत जाना यहाँ। लेकिन मैम मैंने। लेकिन कुछ नहीं। सॉरी सर, आज आपको ये सब देखना पड़ा। ये सब छोड़िए, 2 लोग हैं जिनको मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। वो भी बहुत एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए। हाँ तो चलो, फिर देर किस बात की? मैम प्लीज प्लीज मुझे इस नौकरी से मत निकालिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। प्राची आलोक को माफी मांगता देख समझ गई थी कि इससे कुछ नहीं होगा। वो बहुत शातिर थी, उसे मालूम था अपना काम कैसे निकालना है। वो एक झूठी मुस्कान लिए नक्श से कहती है, नक्श, ये मेरी गलती है, इसके लिए मेरे हस्बैंड को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हें मुझे जो भला बुरा बोलना है कह दो, लेकिन इन्हें फायर मत होने दो। कल ही इनका प्रमोशन हुआ है, हम सड़क पर आ जाएंगे प्लीज। अच्छा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, लेकिन तुमने अभी तक माफी तो मांगी नहीं। और हाँ, थोड़ा तमीज से। मिस्टर नक्श, अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज मेरे हस्बैंड की जॉब बचा लो, ये ठीक है? मिसेस प्राची, सबसे पहले तो तुम माफी मांगना सीख लो। और रही बात तुम्हारे पति की जॉब की, तो क्या उसे माफ करेगा नक्श? कौन थे वो 2 लोग जिनसे नक्श को मिलवाने के लिए थी हिमानी इतनी बेताब? और क्या क्या नए तूफान लेकर आएगा नक्श का ये नया रूप? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।